जीवन पथिक के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हम आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, लेकिन हमारे बीच की दूरी नहीं बढ़ी है, क्योंकि एक बड़ा खूबसूरत सा रिश्ता जो कायम हो गया है हमारे और आपके बीच में। और जहाँ खूबसूरती की बात आती है, तो वहाँ सौंदर्य या खूबसूरती किसे नहीं पसंद है। सौंदर्य को लेकर सबकी अपनी अपनी धारणा है, लेकिन सौंदर्य के प्रति सजग हर कोई है। एक छोटी सी चिड़िया भी जब मुड़ेल पे बैठी होती है, तो वो आके अपने चोंच से अपने पंखों को बड़े करीने से संवारती है, क्योंकि उसे भी चाह है सुंदर दिखने की। लेकिन कई बार सुंदरता की जो परिभाषा है, वो हमें कंफ्यूज करती है, क्योंकि भौतिक सुंदरता अलग होती है और कई बार लोग अपने व्यवहार से बड़े सुंदर दिखते हैं। जब ये बात मेरी दिमाग में आई, तो हमें ख्याल आया अपने विद्वान मित्र का, जो हम सबके मित्र हैं। तो आइए क्यों ना इस विषय को उनके सामने रखा जाए कि ये सुंदरता कैसी होती है, हमारी आंखों में होती है, हमारे दिमाग में होती है, या बाहरी होती है। तो आइए सबसे पहले हम अपने विद्वान का स्वागत करें, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से। तो डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका इस अंक में स्वागत है। आनंद, अभिनंदन। गौतम जी, सुंदरता सबको पसंद है। अब आप हमें ये बताइए कि हम सुंदरता को किस दृष्टि से देखें, अपने दिमाग के तौर पे, यानी व्यवहार सुंदर है तो वो सुंदर है, या आउटवर्ड ब्यूटी जो है उसके आधार पे। ये एक बड़ी समस्या छोटी सी है, लेकिन कभी कभी हमें बड़ा उलझा देती है। तो बताइए, सुंदरता क्या है? माइंड और ब्यूटी को अगर एक जो है दायरे में रखा जाए, एक कैटेगरी में, तो सुंदरता कहाँ होती है? दिमाग में होती है, आंखों में होती है, या बाहर होती है? ये बहुत बहुत दिनों का विषय है। लोग इस पर काफी समय से बात करते आ रहे हैं। जिसे जहां भी सुंदरता दिख रही है उसके लिए वो सुंदर है। जिसे जो भी चीज सुंदर लग रही है उसके लिए वो सुंदर है। बहुत सिंपल सा उत्तर है। हर आदमी के लिए अलग अलग भी हो सकती है, एक चीज भी हो सकती है सुंदरता। अब कोई एक गुलाब का फूल है या बोगनवेलिया का फूल है, वो सभी को अच्छा लग रहा है, सभी को सुंदर लग रहा है। तो जिसे जो सुंदर लग रहा है वो सुंदरता है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हो सकता है किसी को कुरूपता में ही सुंदरता दिख रही है, तो उसके लिए वो सौंदर्य है। अब आप सोचिए कि जो पिग्स होते हैं जहां रहते हैं वो आपके लिए सुंदर नहीं हो सकता है, मनुष्य के लिए सुंदर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर कल्पना करिए कि कोई महात्मा वहां से जा रहा है और किसी पिग से बोल रहा है कि तुम इसमें क्यों रहते हो, किसी भी नेस्टी वातावरण में। मैं तुमको चलो एक ऐसी जगह ले जाओ जो आनंद कानन है, जहाँ खूबसूरती का, सुंदरता का बाग है, आनंद की जगह है, सिटी ऑफ जॉय है, सिटी ऑफ लाइट है, काशी है। चलो मैं वहां ले जाऊं, वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो कुछ भी तुम चाहोगे। तो पिग ने पूछा कि ठीक है, मैं चलने को तैयार हूँ, लेकिन वो पहले बताए कि वहां पर कीचड़ होगा कि नहीं, नहीं तो मैं जीऊंगा कैसे। तो उसके लिए तो सौंदर्य वो दलदल है ना, वो कीचड़ है ना, जो दूसरों के लिए सुंदर नहीं है। ऐसे ही एक समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग होते हैं, वहां पर एक मछुआरी रेगुलर आती थी, और जो भी मछली वगैरह जाल में इकट्ठा की जाती थी, सबको वो जब इकट्ठा कर लेते तो सारे मछुआरी मछुआरी सब लोग लेके अपना शहर में बेचते थे। एक बार जब एक वो मछुआरी अपने लेके सिर पर जो कनस्तर होता है मछली लेके जाने लगे, उसमें तूफान आया इतना तेज समुद्र के पास कि कहीं भी चल पाना मुश्किल हो गया। तो वहीं पर एक फूल वाली रहती थी, उसके वो बोली कि बहन तुम कहाँ, अब इसके जा नहीं पाओगे, आज की रात, ये रात हो गई है, 7-8 बज रहा है शाम को, यहाँ तो रात अंधेरा है, बिल्कुल लाइट भी नहीं है। तुम आज के आस पास जो है वो तरह तरह के फूलों की खुशबू, वो फूल वाली उसके घर में इतनी फूल
इतने तरह के फूल है, उसकी खुशबू पूरे कमरे में भरी हुई है। और वो वेराइटीज जिसको कहा जाए खूब, मैंने ये नहीं कह सकते कि सिर्फ गुलाब का है या केवड़े का है या लेवेंडर है, क्या है, भरा हुआ है। उसको नींद नहीं आ रही थी तो कुछ शायद बोली हो, तो बगल वाले कमरे से फूल वाली ये बोली, क्या हुआ बहन, वो नींद नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? बोली कि अगर मुझे तुम वो मेरा जो अपना कनस्तर है मछली वाला, वो अगर दे, क्या तुम अलाउ करोगी मैं उसे सिर के पास रख के सो सकूं? बोला हाँ हाँ। तो ला के दे दी उसको, उस बॉक्स में जिसमें मछलियां थी, जिसमें बहुत दुर्गंध लोगों के लिए है। उसको बस सिर रखी, जैसे ही सिर रखी और खर्राटे लेने लगी। अभी तक नींद नहीं आ रही थी। तो जिसको जिसमें आदत है उसके लिए वही सुंदरता है। यह है व्यावहारिक स्तर, यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं हर बार, कि व्यावहारिक तौर पे ये देखा जाता है जिसे जो सुंदर लग रहा है वो इसके लिए सुंदर है। अब ये जो सुंदरता है उसको हमारे यहाँ ग्रंथों में गुण कहा गया है। रूप जो है, रूप में ही सुंदरता होगी ना किसी चीज में, चाहे वो देखने में, देखने की चीज होगी, कोई रूप होगा, तभी तो कहेंगे वो सुंदर है या वो सुंदर नहीं है, या मैं सुंदर हूं मैं सुंदर नहीं हूं। तो रूप को कहा गया है गुण है, और एक ऐसा गुण है जो सिर्फ आंखों से ही गृहीत है या आंखों से ही ग्रहण होता है। रूप का ग्रहण कान से नहीं होता है, टेस्ट से नहीं होता है, सूंघ कर नहीं होता है। उसका ग्रहण सिर्फ और सिर्फ आंख से होता है। अब किस ग्रंथ में लिखा गया है? तो ये तर्क संग्रह में लिखा गया है। तर्क संग्रह से याद आया कि शायद पिछली बार भी हम लोगों ने पृथ्वी का के गुण या लक्षण पर हम लोगों ने बात की थी, कि वो गंधवती होती है ना? आप ही के साथ हमारी बात हो रही थी कि उसका जो गुण है वो है गंध, पृथ्वी का, तो यही उसका लक्षण है। अब पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने उस वक्त ग्रंथ का नाम बताया था कि नहीं। तो ग्रंथ का नाम है तर्क संग्रह, और इसके जो ग्रंथकार हैं उनका नाम है अन्नम भट्ट। क्योंकि तर्क भाषा भी एक ग्रंथ है, लोग कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए ये भी उल्लेख कर देना चाहिए। हो सकता है किसी को ये बहुत क्लिक कर गया कि अच्छा, पृथ्वी के बारे में तो और भी पढ़ना चाहिए, तो तर्क संग्रह कहाँ मिलेगी? वो बहुत सारे ऐसे युवक युवतियां होते हैं, विद्वान होते हैं, जो कोई नई चीज, नए ग्रंथ के बारे में सुनते ही पढ़ने की चाह हो जाती है। उनके लिए ही है कि ये अन्नम भट्ट का ग्रंथ है तर्क संग्रह। और ये जो हमारे न्याय शास्त्र है उसी का एक, उसी को समझने के लिए बनाया गया है। और अन्नम भट्ट के साथ एक अच्छी बात हम लोग अभी ये कर भी कर सकते हैं, नाम से ही लग रहा है कि साउथ इंडियन है, लेकिन उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था, लेकिन उन्हें पूरा जीवन काशी में बिताया, और काशी में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना की थी, तर्क संग्रह। तर्क भाषा केशव मिश्र का ग्रंथ है, और तर्क संग्रह अन्नम भट्ट का है जो काशी में गए हैं। काशी में बहुत ऐसे विद्वान हुए हैं जिनके बारे में अभी लोगों को पता नहीं है, पता होनी चाहिए। पता हो इसके लिए मैं कौन कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, तो उसके लिए अभी हमारी एक नई नई किताब आई है, काशी शैविज्म। उसमें काशी के विद्वानों के बारे में भी चर्चा है। तो अब ये तर्क शास्त्र, ये हो सकता है कि न्याय की जब दुनिया है तो तर्क शास्त्र की क्या जरूरत है? लोग तर्क करते हैं तो सुनने में अच्छा नहीं लगता है। ये सौंदर्य आंख में है, नई नई सौंदर्य वस्तु में है, नई नई सौंदर्य दोनों जगह है, तो ये तर्क हो गया ना। तो उसमें तर्क की परिभाषा ये बताई गई है कि तर्क वो है जो हमें, जो किसी भी विषय को ज्ञान में बदल दे, ज्ञान का विषय बना दे, वो तर्क है। या जिसके पास सत्य होगा वही तर्क कर सकेगा। और उसी में लक्षण के बारे में बताई गई थी, जो हमने कहा कि पृथ्वी का लक्षण है गंध है। जैसे रूप के बारे में मैंने कहा, जिससे सौंदर्य जुड़ा हुआ है। रूप एक गुण है जो आंखों से ग्रहण होता है। अब ये जो गुण की बात आई, वो लक्षण की बात आई। लक्षण का भी लक्षण ये बताया गया है कि जिसमें अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव, ये तीन चीजें न हो वही लक्षण है। मान लीजिए गाय के बारे में पूछना है लक्षण, और किसी ने कह दिया कि पीले रंग का जो जानवर होता है वही गाय है, तो ये अतिव्याप्ति हो गई ना, या अव्याप्ति हो गई, कि सारे पीले रंग के ही गाय तो होंगे नहीं, सफेद रंग का भी होगा। या मान लीजिए किसी ने कह दिया जो सिंग वाले चार पैरों के जानवर होते हैं वो गाय है, तो ये अतिव्याप्ति हो गई। चार सिंग वाले बहुत सारे और जीव जंतु हो सकते हैं,
और अगर कह दिया गया कि जिसके दो पैर होते हैं वो गाय होगी, तो ये असंभव हो गया। ये तीन चीजें जिस पे नहीं होगा वो लक्षण होगा। तो फिर लक्षण माने एक स्पेसिफिक पॉइंट। उसके लिए फिर गाय का लक्षण क्या है? उसमें शब्द आया संस्कृत में सासना। सासना का मतलब होता है कि सिर्फ वो गाय में ही होगी, घोड़े में, बैल में और भैंस में नहीं होगी। वो ये है, आप देखिएगा गले, गाय के पास नीचे यहाँ पर एक कंबल जैसा कोई लटका होता है हमेशा, उसकी ठुड्डी के नीचे। उसको सासना कहते हैं संस्कृत में। तो अब ये जो होती है सिर्फ गाय में होगी, घोड़े में नहीं होगी, बैल और भैंस में नहीं होगी, गाय में ही होगी। अब इसका मतलब हुआ कि लक्षण उस स्पेसिफिक गुण को कहते हैं जो स्वभाव से भिन्न होता है। मैंने कहा था लक्षण स्वभाव से भिन्न होता है, और ये एक गुण होता है। इससे हर व्यक्ति का, हर वस्तु का, हर जंतु का अपना एक लक्षण होता है, वो उसका गुण होता है। तो उसी तरह से रूप का गुण है सौंदर्य, रूप का लक्षण है सौंदर्य। अगर हमें सौंदर्य उस रूप में नहीं दिख रहा है, उसका जो लक्षण है जो किसी और में नहीं हो सकता, तो फिर हमारे दृष्टि में कोई दोष है। अब देखिए, तर्क से चल रहे हैं तो कितना साफ साफ चल रहे हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। अब वो विषय छूट गया कि ब्यूटी हमारे आंख में है कि वस्तु में, क्योंकि ये बहुत पुराना विषय हो गया है। उसमें ये भी आया था कि ये सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है। तो लोगों ने कहा कि ऑब्जेक्टिव है, लोगों ने कहा सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव कैसे कहा? वो ऐसे कहा कि आप साड़ी खरीदे जाते हैं तो आप चुनते क्यों है? अगर आपके आंख में ब्यूटी है तो सब्जेक्टिव है, तो सब साड़ियां सुंदर लगेंगी, आप फिर चुनते क्यों है? चॉइसलेस होना चाहिए। ऐसे ही कोई चिड़िया है, वो खाना लेके जाती है तो बहुत ही फूलों वाली डाल पर ही बैठती है वृक्ष में, सूखे जगह पर कम बैठती है। तो चुनती क्यों है? फिर इसका मतलब ऑब्जेक्टिव ब्यूटी होती है, यानी ये ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव वाली तो सबको क्लियर है कि सब मानते हैं, हाँ, बड़े कवि भी बोल गए। एक तीसरी स्थिति भी आई थी जब मार्क्स और एंजल्स जैसे लोग आए थे कि कोई भी चीज किसी समय में सब, किसी समय में, मेरे दूर बैठा था और वही मजदूर एक ग्लास प्रेस में बहुत तेज उस फर्नेस चलाने लगा भट्टी में, आग और लोहा, प्रदेश की वो सुंदर हो गया, सब परफॉर्मेंस हो गया। हमारी शुरू शुरू में जब शबाना आजमी ये लोग आए थे, तो लोग उनको हेमा मालिनी की तरह सुंदर नहीं मानते थे ना, लेकिन परफॉर्मेंस की ब्यूटी आई तो सुंदर दिखने लगे। क्योंकि वो जमाना जो था वहीदा रहमान और हेमा मालिनी, उसमें जया भादुड़ी भी आई थी। तो जो हमारे पास एक मानदंड बन गया था सौंदर्य का, उसमें वो लोग फिट नहीं बैठ रहे थे ना। ऐसे एक बार ओमपुरी ने भी कहा था, बताया था कि हम थिएटर किए तो कभी फिल्म सोचे नहीं थे, कोई फिल्म जो है वो सुंदर गुड लुकिंग फेस को लेकर है। लेकिन जब हमने सत्यजीत रे की फिल्म देखी तो उसमें देखा कि कोई भी हो सकता है, सामान्य आदमी देखने में वो सामान्य सा हो, बिल्कुल सौंदर्य ना हो, फिर भी एक्टिंग कर सकता है। तो फिर मैं फिल्म में एक्टिंग का सोचने लगा, रंगमंच में प्रॉब्लम नहीं था। यानी ब्यूटी का जो एक मानदंड पहले था वो तोड़ा, और ओम पुरी और नसरुद्दीन शाह जैसे लोग भी फिर एक्टर हुए और सुंदर दिखने लगे। ये जो परफॉर्मेंस की ब्यूटी है, इसकी तरफ मार्स और एंजल्स ने ध्यान दिलाया था कि ब्यूटी जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है। ये तीन के बाद आज हम लोग चौथी ढंग से देख रहे हैं कि रूप का जो लक्षण है वही सुंदर है, सौंदर्य है। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम है। जैसे कोई वेद के बारे में पढ़ा रहा है और अच्छी बातें बता रहा है, या कोई भी चीज, अगर उसके पास ज्ञान है, विद्या है, तो जिसके पास दृष्टि है वो उसको सुंदर दिखेगा। जिसके पास नहीं होगी वो गाली देगा, बोले क्या ये सब बोल रहा है संस्कृत में, और ये सब, वो भीड़ और भगदड़ और कुंभ की बात क्यों नहीं कर रहा है ना? तो ये हम लोग पढ़ते तो हैं कि आपने बहुत अच्छा विषय उठाया, वो भी है वसंत के मौसम में। तो विषय तो बहुत अच्छा है, और वसंत के बारे में भी सब लोग जानते हैं कि वो ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा। तो ये तो कालिदास ने कह दिया। अब आगे तो अब वसंत में आप देखिएगा कि सिर्फ वासंती रंग ही नहीं होता है, पीला भी होता है और नारंगी भी होता है, मतलब येलो के सारे शेड्स होते हैं। तो हम लोग को सीमित होकर नहीं रहना चाहिए। वो, अगर हम लोग को कोई चीज सीमित करता है सौंदर्य को देखने में, वो है हमारा माइंड, मन। मन हमें सीमित करता है। यही मन जब हमें असीमित करता है तो वो एकदम एक अखंड, अप्रतिम, या एक विराट सौंदर्य में बदल जाता है। जब भी किसी चीज में क्या कहा जाएगा, छोटापन होगा,
तो वो सुंदर नहीं होगा। और जब भी वो बड़ा होगा, विशाल होगा, यूनिवर्सल होगा, वो सुंदर होगा ही होगा। इसीलिए नदियां अपने सौंदर्य को खोकर समुद्र में मिल रही है, ताकि हम विराट सौंदर्य में बदले। तो नदी को देखने में अगर आपको सौंदर्य दिखता है तो सीमित सौंदर्य है। और उसी नदी को जब हम सामुद्रिक नदी के रूप में देखते हैं, नदी जो समुद्र होती हुई बनारस से बह रही है, क्योंकि मैं अगर गंगा को, नदी को देखता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि ये समुद्र हो चुकी है। आज नहीं हुई, ये कल होगी। तो ये काल के कारण है ना। थोड़े समय बाद ये समुद्र है, क्यों ना अभी से हम समुद्र को देखें। अब ये वाक्य जो है, जब से नदी बनी है, जब से भगीरथ उनको लाए हैं पृथ्वी पर, गंगोत्री से लेकर काशी तक, जितनी भी नदियों की बात होती है, गंगा की बात होती है, कभी ये बात कही नहीं गई है। आज पहली बार आपके साथ बात हो रही तो ये वाक्य बना कि नदी मेरे लिए समुद्र है। अब इसको कैसे बना, जब संदर्भ दिया तब लगा कि हाँ, बात तो सही है, यही नदी कल समुद्र होने वाली है ना। तो वाक्य की का भी अपना सौंदर्य होता है। जैसे मान लीजिए मैं अचानक बोलूं कि कोई कहे कि स्त्री किसे कहते हैं, मैं कहूँ पुरुष का मन। अब ये पुरुष का मन स्त्री होता है, ये वाक्य अपने आप में बिल्कुल अटपटा लगेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वाक्य अब नया है, किसी के लिए भी अटपटा लग सकता है, कभी ये लिखा नहीं गया, बोला नहीं गया, सुना नहीं गया। लेकिन स्त्री बाहर है, मन तो उसके पास है। उसको जो भी दोष लगता है वो मन में उसको दोष को ढूंढ करके उसको रेक्टिफाई कर सकता है, ठीक ठाक कर सकता है, अगर बाहर सुंदरता देखनी है तो मन के कारण जब दोष उत्पन्न होता है तो हमको बाहर दोष दिखता है। और मन की जटिलता, मन का प्रपंच, मन की कुटिलता, ये जब हट जाती है तो हमें कोई भी चीज में दोष नजर नहीं आता है। ये मैंने कहा। तो इसका मतलब हम जो भी देखते हैं वो सुंदर होता है, लेकिन मन उसका विलोम सामने लाता है, कंट्रास्ट सामने आता है, तो द्वंद्व शुरू होता है, यहीं से सुंदरता का विलोम शुरू होता है। यही मैंने कहा। और कहा कि पूरा जो विषय को जो मैंने स्थापित किया है, इसको विषय प्रवर्तन कहते हैं या की नोट एड्रेस कहते हैं। ये भूमिका जो मैंने बनाई एक नए अप्रोच के साथ सौंदर्य को देखने की, वो आपको कैसी लगी? बहुत अच्छा लगा। और ये कहना चाहिए कि भूमिका ही अपने आप में बड़ी सुंदर लगी, बड़ी नई दृष्टि मिली। और तमाम चीजों को जो आपने बताया जिस तरीके से, वो बहुत सुंदर लगा, अच्छा नहीं सुंदर लगा। और ये समझ में आया कि अभी सुंदरता। तो विषय की स्थापना की गई है, अब विषय पर बात होगी, संवाद होगा, लेकिन अभी सिर्फ विषय की स्थापना की गई है कि विषय क्या है। एक तो आपने जिस ढंग से रखा वो तो गतानुगतिक विषय है, पहले इस पर बात हो चुकी है। अब उसको और स्पेसिफिक करके एक और विषय बनाया गया। अब इसके आगे बात हो सकती है। तो अब इसमें कोई चीज ऐसा रह गया कहीं पर संशय या दुविधा या प्रश्न, तो वो आप पूछ सकती हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने इतने अच्छे से, इतना लॉजिकली, मतलब तर्क संगत ढंग से बताया। वो बहुत अच्छा लगा। और हम ये चाह रहे थे कि चूंकि इस एपिसोड के लिए समय कम है, तो अ, हम अपने दर्शक मित्रों से भी अनुरोध करेंगे कि अगले एपिसोड में, बहुत सारी जिज्ञासाएं हैं हमारे अगर मन में, और हमारे दर्शक मित्रों के मन में भी जो आती हैं, वो हमसे ज़रूर पूछें। और हम भी अगले अंक में आपसे इसी विषय पे, इस सुंदर से विषय पे कुछ और भी जानना चाहेंगे। तो गौतम जी, इस अंक में आपने जो विषय स्थापित किया, जो शुरुआत की, वो बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी है। और हम चाहते हैं कि इस सुंदरता को हमारे सभी दर्शक मित्र समझें। और इतनी अच्छी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी इस अंक के लिए अभिनंदन मेनका जी, बहुत अच्छा रहा। कृतकृत्य हूँ। स्वस्थ, शुभेच्छा, आनंद।